तो मेरे हिसाब से ना जो मैंने देखा है जनरली फाउंडर्स जो परेशान रहते हैं या जो स्केल नहीं कर पाते या जो सक्सेसफुल नहीं रह पाते, कुछ ना अपने प्रोडक्ट से इतने ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं कि वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट को भूल जाते हैं कि हम घर से चले क्या करें। अगर आपका जो भी ऑफरिंग है, अगर कस्टमर की लाइफ में इट्स अ पेन किलर, तो वो उसको लेगा। आप जितने मर्जी मैट्रिक्स बना लो, जितना मर्जी मार्केटिंग कर लो, सेल्स कर लो, कुछ भी कर लो, कस्टमर जो मार्केटिंग कर जाएगा ना, उसके सामने वो सारी बाद में आएंगे। मतलब मैं आज यहाँ बैठे किसी पर्टिकुलर ब्रांड के बारे में आपको बताऊंगा, आपको कि सर मैंने सुना नहीं है, पर आप कह रहे हो तो चलो मैं ट्राई करूँ। सो दैट्स द इम्पैक्ट। स्टार्टअप आप करना क्यों चाह रहे हो, ये जवाब मिलना बहुत जरूरी है। वो कर रहे हैं इसलिए मैं कर रहा हूँ, मुश्किल है भाई। मैं वैसा हूँ ही नहीं, पर मेरे को स्टार्टअप करना है क्योंकि ये सब ना लेबल्स हैं। IIT, IIM, MBA, 5 साल 15 साल, इवेंचुअली आपने उसमें करा क्या है ना, वो मैटर करता है। तब मेरे बायोडाटा पे ये लिखा हो सकता है मैंने 10 साल इस पर्टिकुलर सीट पे बैठ के काम किया, तो क्या मैं सिर्फ सीट पे बैठा ही रहा या काम किया? Hi everyone, welcome to Talking Through. My name is Rahul and today we have a very exciting guest. He is a serial entrepreneur working with various startups and MSMEs and also associated with various startup accelerators and incubators. So without any further ado, let me introduce you all with our today's guest, Mr. Varun Miglani. Varun sir, thank you so much for accepting our offer and coming for this podcast. I really appreciate your time. And to begin this podcast formally, first of all, I request you for our audience, if you can just share your brief introduction, then we can proceed. Thank you so much for calling me here. We have been trying for a long time and finally we are here. So thank you. Pleasure. And your team. You have asked me for a brief thing. So I'll keep it brief क्योंकि 40 सालों को 4 मिनट में या 4 लाइनों में पूरा करना थोड़ा मुश्किल है. So I am an investor. I invest in startups. Along with that, I have a family business जो कि मैं support करता हूँ, run नहीं करता. Run मेरी family ही करती है. Because of my engagement with the startups, I can't devote much of my time there. And उसके अलावा so that's what I do professionally. Personally या फिर social side पे हमारा एक social initiative है जिसमें कि हम लोग ground level पे NGOs के साथ काम करते हैं and then we take up relevant medical और medical emergency के प्रोजेक्ट्स को हम लोग लेते हैं एंड देन वी टॉक अबाउट इट इन आवर सर्कल. तो उसके लिए वी हैव अ कम्युनिटी, एक व्हाट्सएप कम्युनिटी हमने बनाई है जिसमें कि लोग उन कॉजेस के बारे में पता करते हैं एंड देन जो भी उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहता है दे डू द कंट्रीब्यूशन. बाकी मेरी छोटी सी फैमिली है. आई हैव अ वाइफ, आई हैव अ किड. हम लोग पेरेंट्स के साथ ही रहते हैं. बॉर्न इन पंजाब एंड नाउ लिविंग इन दिल्ली फॉर लास्ट 35 odd years. So that's a very concised what we are doing. बाकी जो आप जानना चाहेंगे I'm here. And मैं काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ एक चीज़ के बारे में जानने में. राइट फ्रॉम अ गोल्ड मेडलिस्ट ड्यूरिंग योर इंजीनियरिंग डेज, currently you are mentoring hundreds of startups, working with early stage founders and all, and you are also associated with various like startup accelerators, incubators, including Faad Network and all. वो जर्नी कैसे शुरू हुई? How you developed this passion? So I think God's grace. 2006 में मैंने कॉलेज पास आउट किया, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, गोल्ड मेडलिस्ट जैसे आपने बताया. तो पढ़ने का तो शौक था और अच्छा पढ़ाई भी की, बट आफ्टर दैट आई वॉज नॉट श्योर कि मुझे करना क्या है. दिस माइट साउंड वेरी वेरी डिफरेंट, बट ये एक ऐसा फेज था कि समझ नहीं आ रहा था करना क्या है. भाई इंजीनियरिंग कर ली, तो उसके बाद आई ज्वाइन TCS. मुझे कॉलेज से ही ऑफ़र मिला, वो ज्वाइन किया, 1.5 साल वहाँ काम किया, बट कॉलिंग नहीं थी. वो काम कर लिया बट समझ नहीं आ रहा था करना क्या है. कहीं ना कहीं पैशन था कि कुछ अपना करना है, बट क्या करना है वो समझ नहीं आ रहा था. जब 1.5 साल IT सेक्टर में काम करने के बाद अच्छा मेरा थोड़ा सा पैशन था मार्केटिंग की तरफ. तो मैंने बॉश कंपनी ज्वाइन करी, उनके मार्केटिंग डिवीजन में थोड़ा टाइम वहाँ पे काम किया एंड देन उसके बाद eValue सर्व एक KPO है गुड़गांव में, उसको ज्वाइन किया, उनके भी मार्केटिंग डिवीजन में काम किया. तो ये छोटे छोटे स्टिंट्स थे 9 months 12 months के. उसके बाद हम लोग 3 फ्रेंड्स मिले और हम लोगों ने एजुकेशन सेक्टर में एक वेंचर शुरू किया. उस टाइम पे हमें ये नहीं पता था कि हम एक स्टार्टअप कर रहे हैं.
सो 1.5 साल हमने उसको चलाया, काफी पिवट्स किए, तब हमें पिवट्स भी नहीं पता था, हम लोग चेंज करते जा रहे थे, यार ये नहीं चल रहा है, ये करते हैं, ये नहीं, तो वो कर रहे थे पर हमें नहीं पता था ये पिवट होता है, ये अब आज पता चल रहा है। तो 1.5 साल उसको किया एंड उसके बाद वो भी नहीं चला। अब ये 2009-2010 की बात है। तो वो लोग 2 मेरे फ्रेंड्स थे, वो कॉलेज, वो अपने जॉब में चले गए और मुझे अभी कुछ नहीं समझ में आया था मुझे क्या करना है। थैंकफुली पेरेंट्स का, फैमिली का हमेशा से सपोर्ट रहा, उन्होंने कभी भी क्वेश्चन नहीं किया। हाँ, वो चाहते थे कि यार ये कुछ अपना करे, अच्छा करे, अदरवाइज फैमिली बिजनेस तो था ही, गारमेंट्स का था वो, बट आई नेवर वांटेड टू जॉइन इट फुल टाइम। सो उसके बाद आई स्टार्टेड डूइंग बिजनेस कंसल्टिंग टू वेरियस कंपनीज, उनके बिजनेस एक्सपेंशन में उनके साथ काम करना। दीज वर एसएमईज, दीज वर बिग कॉर्पोरेट्स लाइक एसआर ग्रुप, उस टाइम काफी काम कर रहे थे। 3 साल ये किया, देन आई गॉट मैरिड। माई वाइफ न्यू कि ही इज नॉट क्लियर अभी इसे क्या करना है, एंड बट स्टिल शी एक्सेप्टेड दैट एंड थैंकफुली उसका हमेशा से सपोर्ट रहा। शी सेड जो अच्छा लग रहा है वो करो, बस खुश रहो। तो 2016 में आई वॉच्ड शार्क टैंक फर्स्ट टाइम, यूएस का आता था तब, 6 महीने रेगुलर देखा। उसको देख के लगा यार मुझे ना ऐसा कुछ करना है, क्या करना है अभी स्टिल क्लियर नहीं है कि क्या करना है। तो समझ में आया कि यार मैं ना, मेरे को हमेशा अभी तक मैंने डिफरेंट रोल्स में काम किया है, मैं ऑपरेशंस का बंदा नहीं, बट आई एम गुड इन सो कॉल्ड नेटवर्किंग, आई कैन नेटवर्क विद पीपल। तो आई स्पोक टू पीपल इन माई सर्कल कि मुझे यार स्टार्टअप्स के साथ काम करना है, क्या करना है मुझे नहीं पता, बट आप लोग बताओ क्या करना है। फॉर्चुनेटली आई मेट अ गुड फ्रेंड फ्रॉम वाया अ रेफरेंस, Manu Grover. He is in a legal space. So he was already working with startups on the legal front. He said, boss, तू ना इनको funds raise करवा, क्योंकि तू operations में इनको help कर नहीं सकता, अब तुम्हें कुछ पता नहीं है। मैंने कहा funds कैसे raise कराते हैं? कहते go figure it out. So from him I got 2 startups जिनको कि फंड रेज कराने का काम मुझे दे दिया। मैं किसी वीसी को नहीं जानता था, किसी एंजल इन्वेस्टर को नहीं जानता था, कुछ नहीं जानता था, बस ये था कि इनके साथ मुझे कुछ करना है। सो आई स्टार्टेड रीचिंग टू पीपल ऑन लिंक्डइन। आई रोट टू कपल ऑफ वीसीज एंड इन्वेस्टर्स, एंजल्स एंड ऑल। फिर उनकी मीटिंग सेटअप कराई एंड दे स्पोक टू द स्टार्टअप्स एंड इवेंचुअली दैट स्टार्टअप एंडेड अप रेजिंग फंड्स फ्रॉम वाई कॉम्बिनेटर। वाओ, दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट। तो वीसी स्पेस में थोड़ा सा एक रिकग्निशन मिला कि यार ये बंदा सही स्टार्टअप्स के साथ काम कर रहा है, तो वहां से एक रेपो थोड़ी सी बिल्डअप हुई। अब ये काम मैंने 3 साल किया। आई वर्कड विद कपल ऑफ स्टार्टअप्स, इवेंचुअली दे एंड अप रेजिंग फंड्स एंड आई एंडेड अप बिकमिंग पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम, एनेबलर। हाँ, वीसीज को पता चला, एंजल इन्वेस्टर्स को पता चला। एंड इसी दौरान आई मेट वन ऑफ माय मेंटोर्स whom I called my mentor now, Saurabh Agarwal from AngelBay. So I pitched him couple of startups. We used to interact a lot. उनके साथ मैं डिस्कस करता था, सर ये क्यों रिजेक्ट कर रहे हो आप, ये क्यों कर रहे हैं, एंड फाइनली द रिलेशनशिप kept building. 2020 में आई गॉट अ चांस। तो मैंने कहा यार अब ना ये मैं स्टार्टअप्स के साथ बहुत काम कर लिया, अब इनमें ना इन्वेस्ट करना शुरू करता हूँ। So I got a chance to invest in first company that was Faad Network. I invested in them और इन्वेस्टमेंट करते ही लॉकडाउन लग गया। So just before COVID I handed over the check and lockdown was there. And उसके बाद तो चीज़ें बहुत चेंज हुई। So Faad Network में इन्वेस्ट किया, then Saurabh came up with a company in a formal way. So AngelBay बनी। AngelBay is again a angel platform, angel network, तो उसमें इन्वेस्ट किया। Then Pedalstart, which is an accelerator, उसमें इन्वेस्ट किया। So eventually, और अब तक मैं 15 odd कंपनीज में इन्वेस्ट कर चुका हूँ, वाया AngelBay, वाया Faad Network, वाया Pedalstart। तो एक चीज समझ में आई कि यार मेरा जो फोटे है, इट्स मोर ऑफ एन एनेबलर। तो आई वर्क विद ऑल द पोर्टफोलियो कंपनीज ऑफ माय नेटवर्क्स, और उनको कहीं पे भी फंडिंग चाहिए तो वी रीच आउट टू रेलेवेंट वीसीज और इन्वेस्टर्स। अगर उनके लिए हमें लगता है कि यार यहाँ बिजनेस अपॉर्चुनिटी बन सकती है, सो वी ओपन दैट डोर। ये एक अच्छा सब्स्टिट्यूट, ये अच्छा हायर है, इसको कंपनी में सेटअप होना चाहिए, सो वी रेफर इट
to them. Right. And उनको कोई भी हमसे ज़रूरत पड़ती है तो they just reach out to us. Right. So I getting on to startup ecosystem was definitely, you know, accidental, God grace, but now I am loving it. You know, this is something which I feel कि यार इसको मैं कर सकता हूँ, काफ़ी लंबा कर सकता हूँ. And एंजल बे से कनेक्शन होने के बाद ये सोशल जो हमने शुरू किया इनिशिएटिव, सो वो सौरभ सर का ही आइडिया था. सो ही वाज डूइंग दैट इन हिज ओन एंटिटी एंड आई थॉट यार मेरा भी अपना एक सर्कल है, तो उस सर्कल को हम बताते हैं. राइट. इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगा. कि हालांकि इसमें हम कोई पैसा बनाना नहीं चाहते, ना हम ना हमें चाहिए इस पे. इससे द पर्पस वाज कि यार कई सारे लोग ना कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, चाहे वो कैश है, टाइम है, काइंड है, कुछ भी है, बट उन्हें सोर्स नहीं समझ में आता कि हम जिसको दे रहे हैं नॉलेज अबाउट द राइट प्लेटफॉर्म. हाँ, कि हम जिसको दे रहे हैं वो सही यूज होगा या नहीं. करेक्ट. तो इवेंचुअली जब आप एक इकोसिस्टम का पार्ट हैं एंड आपका ड्यू डिलिजेंस बहुत इजीली हो जाता है. मैं यहाँ बैठ के कुछ बोल के जाऊंगा तो आप 5 मिनट में उसको चेक कर सकते हो यार ये कितना सही बोला, क्योंकि एक छोटा सा सिस्टम है. किसी का भी आपको ड्यू डिलिजेंस करना है इंडिविजुअल का, इट्स वेरी इजी. सो वो एक इनिशिएटिव हमने लिया एंड नाउ ये दोनों इनिशिएटिव पैरेलली चलते हैं. यू नो, स्टार्टअप्स भी चलता है और सोशल इनिशिएटिव्स भी चलते हैं. एंड वरुण सर, फॉर आवर ऑडियंस, मैं अगर आपसे पूछूं इन सिंप्लीफाइड टर्म्स, व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन एन एक्सेलरेटर एंड इंक्यूबेटर, और किस टाइप की कंपनीज जनरली इंक्यूबेशन वाले एक उसमें कंपनी को एसोसिएट करती हैं, और कौन लोग एक दूसरे प्लेटफॉर्म को प्रेफर करते हैं? तो इंक्यूबेटर आप ऐसे समझ लीजिए कि सीड डल चुका है, तो दैट इज इंक्यूबेशन. कि आपके पास एक आइडिया है, करेक्ट, या आपके पास एक छोटी सी टीम भी है, आइडिया प्लस छोटी सी टीम, आप कुछ बना रहे हैं, बट आप पूरी तरह से क्लियर नहीं है कि मैं मार्केटिंग कैसे करूंगा, मैं सेल्स कैसे करूंगा, मुझे टेक प्लेटफॉर्म बनाना है, कैसे बनाऊंगा. तो उसके लिए इंक्यूबेटर्स हैं. उनका थॉट प्रोसेस एक बिल्कुल स्टार्टिंग बेसिक से चलता है. सो इफ समवन हैज सम आइडिया, एनी प्रोटोटाइप, एंड इफ दे लाइक टू वैलिडेट दैट आइडिया, दे शुड कम टू एन इंक्यूबेटर वेयरइन दे गेट मेंटरशिप एंड वैलिडेशन अबाउट देयर आइडियाज, कि चलेगा नहीं चलेगा, कुछ और इसमें करेक्शन. एब्सोल्युटली. मे बी प्रोटोटाइप से पहले भी आ सकते हैं आप. अब क्योंकि हर इंडस्ट्री के लिए ना प्रोटोटाइप एक डिफरेंट स्टेज है. किसी में आप प्रोटोटाइप बहुत इजीली बना सकते हैं. यू नो, एक ऐप, एक जैसे आप एक वेबसाइट बना रहे हैं, या आपने एक लेट्स से एक बहुत ही लेमन टर्म्स में कहूँ, आपने कुकीज बना ली, तो दैट्स एक वेरी इजी प्रोटोटाइप. बट एक ऐसा इंडस्ट्री है जिसमें प्रोटोटाइप में ही करोड़ों रुपए लगने वाले हैं. यू नो, आपने एक ऐप बनानी है, या आपने एक बाइक बनानी है, या आपने कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है जिसमें 1-2 करोड़ रुपए लग रहे हैं, मतलब, और टाइम भी लग रहा है. तो फिर आपका जो प्रोटोटाइप वाली स्टेज है वो हो सकता है एक्सेलरेटर के पास आपको जाना. तो आपका इंडस्ट्री पे डिपेंड करेगा कि आप प्रोटोटाइप से पहले जा रहे हो या बाद में जा रहे हो. बट एक बेसिक जो थॉट प्रोसेस है वो यही है कि आपने अगर MVP जो प्रोटोटाइप बना लिया है, तो और आपके पास कुछ एक पेइंग कस्टमर्स आ गए हैं या आने वाले हैं, तो आप अब एक्सेलरेशन मोड में हैं. मतलब गाड़ी को धक्का लग चुका है, अब उसको रेस देनी है. तो ऐसे समझ लीजिए, धक्का लगाने की स्टेज को हम कहेंगे इंक्यूबेशन, और धक्का लगने के बाद उसको एक्सेलरेट करने को हम कहेंगे एक्सेलरेशन. सिंपल. 0 to 1 इज लाइक अ इंक्यूबेशन पार्ट. 1 to 5 या 1 to 10 दैट कम्स अंडर द एक्सेलरेशन पार्ट. दैट्स ग्रेट. आपको कुछ क्लैरिटी है क्या करने वाले हो, आपको अब पुश चाहिए, तो वो पुश आपको एक्सेलरेशन से मिलेगा. वहाँ आपको सेल्स मिलेगी, वहाँ अब आपको बड़ा बनने के लिए प्रोसेसेस जो बनाने हैं, कंप्लायंसेस जो फॉलो करने हैं, टीम कैसे सेटअप करनी है, टीम को मैनेज कैसे करना है, आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन कैसी होनी चाहिए, PR क्या होना चाहिए, ऑल दैट कम्स अंडर द एक्सेलरेशन पार्ट. करेक्ट. उसके लिए इंक्यूबेशन थोड़ा जल्दी हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा रादर, अनलेस यू आर अ सीजन्ड यू नो एंटरप्रेन्योर. अगर आप वो हो तो आप इंक्यूबेटर के पास शायद जाओगे भी नहीं, आप खुद ही कर लोगे. सो दैट्स द मेजर डिफरेंस. एंड ड्यूरिंग योर लास्ट 5-10 years आपने काफ़ी क्लोजली फाउंडर्स के साथ वर्क किया है, राइट? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसी 3 कौन सी कॉमन मिस्टेक्स फाउंडर्स करते हैं जिसकी वजह से उनका जो भी बिजनेस है, प्रोडक्ट है, सर्विस जो भी वो स्टार्ट कर रहे हैं, वो स्केल या ग्रो नहीं करता, आपने ऐसी कौन सी 3 कॉमन चीज़ें अभी तक नोटिस की हैं फाउंडर्स में? तो मेरे हिसाब से ना, जो मैंने देखा है, जनरली फाउंडर्स जो परेशान रहते हैं, या जो स्केल नहीं कर पाते, या जो सक्सेसफुल नहीं रह पाते,
कुछ ना अपने प्रोडक्ट से इतने ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं कि वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट को भूल जाते हैं कि हम घर से चले क्या करने थे। और आज का जो टाइम है ना, आज लोग और प्रॉब्लम, पीपल एंड प्रॉब्लम आर चेंजिंग। आज से 5 साल पहले जो मेरी प्रॉब्लम्स थी, आज से 2 साल पहले जो प्रॉब्लम्स थी, अब वो प्रॉब्लम ही एग्जिस्ट नहीं करती। तो हमारा जो ऑब्सेशन है वो प्रॉब्लम के साथ ज़्यादा रहे, प्रोडक्ट के साथ कम रहे। ऑब्वियसली प्रोडक्ट को हमने इवॉल्व करना है, प्रोडक्ट को हमने इम्प्रूव ज़रूर करना है, बट उसके साथ ऑब्सेस्ड नहीं होना। व्हेन आई से दैट, मोस्टली क्या होता है, मैंने सर ये प्रोडक्ट बना लिया, अब मैं प्रॉब्लम ढूंढने चला हूँ, अब मैं इसके लिए बायर्स ढूंढने चला हूँ, मेरे पास चाबी है, मैं ताला ढूंढने चला हूँ, नहीं चल पाता। नॉट द राइट। वहां पे आपको परेशानी होगी ही होगी, अनलेस यू आर अ बिग सेल्समैन और बिग मार्केटिंग गाय। इवेंचुअली प्रोडक्ट ने ही काम करना है। मेरी अच्छी बातों से या आपकी अच्छी बातों से एक बार कस्टमर खरीद लेगा, यूज कर लेगा, वो दोबारा नहीं आएगा। तो पहला तो मुझे ये लगता है कि प्रोडक्ट ऑब्सेस्ड रादर देन प्रॉब्लम और पीपल ऑब्सेस्ड। सेकेंड इज जो अनलर्न नहीं कर पाते और रीलर्न नहीं कर पाते, इट्स लाइक अडेप्टेबिलिटी, कि भाई मैंने ये सोच के बनाया था, ये ऐसा नहीं पैन आउट हो रहा, तो चेंज करो। इवन आज हम देखते हैं सक्सेसफुल वर्सेस अनसक्सेसफुल बड़े बिजनेसेस भी या बड़े स्टार्टअप्स भी, वो भी पिवट कर रहे हैं। 10 मिनट डिलीवरी पहले नहीं था, अब आज सब ई कॉम उसी तरफ जा रहा है, बिकॉज कस्टमर उस तरफ जा रहा है। सो दे आर अनलर्निंग थिंग्स। और जो अनलर्न नहीं कर पा रहा, या ये कहना चाहिए कि जो इन्वेस्टर्स या कस्टमर से कोचेबल नहीं है, वो एक प्रॉब्लम मेरे को लगता है कि यार उनके साथ काम करना थोड़ा मुश्किल है, और उनको आप बचाना गलतियों से बहुत मुश्किल है। तो 2 तो मेन प्रॉब्लम यही है, और एक तीसरा है कंफर्ट जोन से बाहर ना निकलना और सेल्स करने ना जाना। कंफर्ट जोन के अंदर ना एक लोगों के ये या स्टार्टअप फाउंडर्स में एक सेल्स को लेके थोड़ा सा एक एप्रीहेंशन होता है कि मैंने तो बना लिया है, अभी अपने आप बिक जाएगा, या मैं सेल्स करने क्यों जाऊं, या ये तो यार छोटा काम है, या मुझे करनी नहीं आती है। तो अगेन वो सारे ही फैक्टर्स कि यार मुझे सीखना है, मुझे ये करना है, शुरू में और इवन आखिर तक। आई थिंक जो एक जो डिफ्रेंशिएट करता है ना अच्छी टीम या अच्छे फाउंडर्स या अच्छे स्टार्टअप्स को, वो है उनकी सेल्स का तरीका। अगर आप सेल्स अच्छी कर रहे हैं तो बाकी सारी चीज़ें आपकी स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी, कनेक्ट बीइंग फोकस्ड टुवर्ड्स द कस्टमर। तो सेल्स एक बहुत बड़ा वैसे टर्म है, करेक्ट, उसको अगर हम एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत सारे उसमें आ जाएंगे, बट अगर आप सेल्स फोकस्ड हो जाएंगे, विच मीन्स आप कस्टमर फोकस्ड हो जाएंगे, विच मीन्स आपके अंदर फिर वो इमोशनल वो बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। सो इन द नटशेल ये 3 चीजें ही हैं, सेल्स, देन कोचेबिलिटी विच इज अडेप्टेबिलिटी, एंड द फर्स्ट वाज प्रॉब्लम स्पेसिफिक रादर देन प्रोडक्ट स्पेसिफिक। राइट। और स्टार्टअप को फंड रेजिंग के लिए कब जाना चाहिए? क्योंकि आजकल काफी ट्रेंड है कि लोग कहते हैं चलो स्टार्टअप करते हैं, एक आइडिया आया, इन्वेस्टर को ढूंढना हमने शुरू कर दिया। इज दैट अ राइट अप्रोच, या एक सर्टेन स्टेज पहुंचने के बाद आपको सीड फंडिंग या नॉर्मल जो फंड रेजिंग उसके बारे में सोचना चाहिए? व्हाट इज द राइट अप्रोच बेसिस ऑन योर एक्सपीरियंस? तो आपने जैसे कहा ना ट्रेंड, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें यही फेस होती है कि आपके मतलब एक फाउंडर के बिजनेस को शायद पैसा नहीं चाहिए, बट क्योंकि सब रेस कर रहे हो तो मैं भी रेस कर रहा हूँ, तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, शायद आपको जरूरत ही नहीं है। सेकंड, हम लोग जब फंड रेस करने की बात करते हैं तो ये एक एक्सटर्नल फंडिंग है। एक्सटर्नल फंडिंग जो है वो कई तरीकों से मिल सकती है, बट सबके माइंड में एक वीसी या एक एंजल इन्वेस्टर ही दिमाग में आता है, क्योंकि वो एक थोड़ा पीआर उसमें होती है, उसमें आपको मीडिया अटेंशन मिलती है एंड ऑल दैट। बट आप एक्सटर्नल फंडिंग अपने फ्रेंड से भी रेस कर सकते हो, अपने पेरेंट्स से कर सकते हो, अपनी फैमिली से कर सकते हो, अपने टीचर्स से, अपने कलीग्स से, या अपना एक जो इनिशियल सर्कल है उससे कर सकते हो। उससे करने के बाद आप एक स्टेज पे पहुंच जाते हो, फिर आप एक्सटर्नल लोगों के पास जाओ, स्ट्रेंजर्स के पास जाओ जो आप पे फंड करे। इससे पहले आप एलुमनाइज के पास जा सकते हो। कुछ एक कॉमन एक कनेक्ट चाहिए। आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानता, मैं आपके पास पैसे मांगने हो, आप दोगे? कभी भी नहीं दोगे। आप कहोगे मैं क्यों दूं? आइडिया आपका जितना मर्जी अच्छा हो, एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज कहाँ से पता चलेंगी? करेक्ट, वो वही जानता होगा जो आपको पहले से काफी टाइम से जानता है, जिसने आपको कुछ क्रेडिबिलिटी चाहिए, आपने कुछ अचीव किया है, या आपने कुछ ऐसा लाइफ में किया है विच इज बियॉन्ड समथिंग, या आप एक ऐसी स्पेस में हैं जहां पे आइडिया स्टेज पे बहुत पैसा चाहिए।
अच्छा, मोस्टली ये भी एक प्रॉब्लम है कि लोग शुरू ही नहीं करना चाहते, जब तक मुझे पैसा नहीं मिलेगा मैं शुरू ही नहीं करूंगा। अब नहीं चलता, पहले भी नहीं चलता था। हम लोग जरूर सुनते हैं कि पेपर नैपकिन पे यार वो किसी एक रेस्टोरेंट में बैठ के इन्वेस्टर को आइडिया बताया, उसने पैसे दे दिए। उसके लिए वो जो फाउंडर था उसकी क्रेडिबिलिटी बहुत बड़ी बात, उस इन्वेस्टर के साथ मिलने के लिए भी आपको क्रेडिबिलिटी चाहिए ना, वो हम नहीं देखते। हम देखते हैं यार उसको नैपकिन पे मिल गया, मुझे भी मिल जाएगा, बट ऐसा चलता नहीं है। एंड अगर मैं एक अलग टेंजेंट की बात करूं तो वीसी मनी जो है या जो एंजल इन्वेस्टर मनी है या किसी से भी आप पैसा ले रहे हैं, तो ये समझना जरूरी है कि उसका आरओआई एक्सपेक्टेशंस क्या है। आपने मुझे पैसा दिया, आपको यार मुझे तो अपना साल बाद अगर आप 12% भी दे दोगे मुझे चलेगा, विच इज अ वेरी डिसेंट आस्क। मैं एक एंजल इन्वेस्टर हूं, मैं कहूंगा नहीं मुझे तो 2 साल बाद 5 गुना चाहिए या 10, और एक वीसी कहेगा हो सकता है मुझे 20 गुना चाहिए अगले 2 सालों में। तो क्या आपका सिस्टम या आपका थॉट प्रोसेस या आपकी टीम रेडी है फर्स्ट गियर से 5th गियर जाने में? और मोस्टली स्टार्टअप्स जो है वो वहीं फंसते हैं। वीसी मनी उठा लिया या इन्वेस्टर मनी उठा लिया जिनकी एक्सपेक्टेशंस इतनी थी, और अब आप परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे, तो फिर क्या होगा? या तो आप नंबर्स फर्ज करोगे, फाइनेंशियल्स फर्ज करोगे, गलतियां करोगे, इवेंचुअली डाई डाउन। राइट। और अर्ली स्टेज में कौन सी 1-2 चीज़ों की फाउंडर्स को ध्यान रखने की ज़रूरत है? राइट, आपको सीड फंडिंग मिल गया, राइट, उसके बाद फर्स्ट ईयर कैसा होना चाहिए टू स्केल अप द कंपनी, देयर प्रोडक्ट, देयर सर्विसेज? तो फोकस आई थिंक इज वेरी क्लियर। कस्टमर के पास रहो, कस्टमर को सुनो, कस्टमर आपके प्रोडक्ट से क्या एक्सपेक्टेशंस कर रहा है, क्या वो मीट कर रही हैं या नहीं, क्या वो आपका ब्रांड एम्बेसडर बन रहा है या नहीं। इट्स नॉट अबाउट ओनली D2C, ये B2B में भी रेलेवेंट है, ये B2C में भी रेलेवेंट है, ये हर स्पेस में आपके यूजर्स पे रेलेवेंट है, जो वायरल इफेक्ट आता है उस पर भी रेलेवेंट है। अगर आपका जो भी ऑफरिंग है, अगर कस्टमर की लाइफ में इट्स अ पेन किलर, तो वो उसको लेगा और दूसरों को बताएगा, अनलेस उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होने चाहिए। तो शायद एक बहुत ही अच्छा, ये मैंने एग्जांपल नहीं दिया, बट यू कांट बी अ मल्टीविटामिन, कभी लिया कभी नहीं लिया। अगर आप एक अच्छा रोल प्ले कर रहे हो अपने कस्टमर के लाइफ में, तो आपको फिर कहीं और जाने की प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए कस्टमर के लिए। पर ये कहना बहुत आसान है। जब मैं हमने ये कह तो दिया कि यार कस्टमर को समझना है। अब कस्टमर को डिलाइट करने में सेल्स भी ठीक करनी पड़ेगी, ऑपरेशंस भी ठीक करने पड़ेंगे, आफ्टर सेल्स भी ठीक करनी पड़ेगी, हमारी मार्केटिंग कम्युनिकेशन भी ठीक करनी पड़ेगी, इन्वेस्टर्स को भी ट्रैक पे रखना पड़ेगा, सो दैट वी आर ऑल अलाइंड। सो बहुत इजी है कहना कस्टमर डिलाइट, एग्जीक्यूशन इज, बट उसमें आपको सब कुछ करना पड़ेगा। ऑल द स्टार्स हैव टू अलाइन फॉर दैट वन कस्टमर डिलाइट, बिकॉज इवेंचुअली अगर उसने आपको डिच कर दिया तो आपकी ये सारी चीजें बेकार है। कस्टमर सेंट्रिक होना आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। क्योंकि मेरा फैमिली बिजनेस है एंड बहुत छोटी सी एज से मैं फादर के साथ बिजनेस पे जाता था। व्हेन आई वाज 12, तो मैं उनके बिजनेस में इन्वॉल्व था। उनसे हमने एक चीज सीखी कि भाई कस्टमर सेंट्रिक होना कितना इंपॉर्टेंट है। सो ही वाज इन अ होलसेल बिजनेस ऑफ गारमेंट्स। उनके पास रिटेलर्स आते थे, शॉपकीपर्स आते थे, एंड ही यूज्ड टू गिव देम प्रोडक्ट्स एंड ऑल। तो उनकी फैसिलिटी के लिए वो सब कुछ करते थे कि मेरे कस्टमर को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कभी कभार ऐसा भी होता था कि हम घर से अपने कोई कस्टमर है जो कि दूर से आ रहा है, दिल्ली के बाहर से आ रहा है, आई एम टॉकिंग अबाउट 2000 या उससे पहले की 95 और 2000 की बात कर रहा हूँ। उस टाइम पे इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती थी, आपके पास इतने कनेक्ट्स, फ़ोन और ये सब कुछ नहीं होता था। तो हम अपने कस्टमर के लिए पापा घर से खाना भी बना के लेके जाते थे। मतलब पॉइंट ये है कि भाई अपने कस्टमर को जब हम हैप्पी रखते हैं तो वो रिलेशनशिप इट लास्ट वेरी लॉन्ग। आज भी उनके ऐसे कस्टमर्स, क्लाइंट्स हैं जो पिछले 30 साल 40 साल से जुड़े हुए हैं उनके साथ। उनमें से कईयों ने वो बिजनेस चेंज कर दिया, बट स्टिल दैट रिलेशनशिप इज देयर। तो व्हाट आई ट्राई टू वांट टू से इज कि बॉस इसको ट्रांजैक्शनल मत मानो। इन सेल्स देयर हैज टू बी अ ह्यूमन साइड आल्सो। एब्सोल्युटली। आप ये मत सोचो यार मैंने तो उसको बेच दिया, मेरा काम खत्म। यहाँ से आपका काम शुरू होता है, क्योंकि उसके घर में घुसने के बाद आपके पास उसका पूरा सर्कल है जिसको आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो। राइट। आप जितने मर्जी मैट्रिक्स बना लो, जितना मर्जी मार्केटिंग कर लो, सेल्स कर लो, कुछ भी कर लो, कस्टमर जो मार्केटिंग कर जाएगा ना, उसके सामने वो सारी बाद में आएंगी। मतलब मैं आज यहाँ बैठे किसी पर्टिकुलर ब्रांड के बारे में आपको बताऊंगा, आपको कि सर मैंने सुना नहीं है, पर आप कह रहे हो तो चलो मैं ट्राई करूंगा। सो दैट्स द इम्पैक्ट। ये B2C में भी है,
B2B में आप देख लीजिए रेफरल कितना चलता है। आज मैं इस कंपनी में हूँ, मेरा ये पर्टिकुलर वेंडर है, कल को मैं दूसरी कंपनी में जाऊंगा और अगर वेंडर अच्छा था तो या मैं अपने फ्रेंड सर्कल को I'll refer। एंड सेम इसी प्रिंसिपल को D2C में लोग इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के थ्रू Right। अभी इनकैश कर रहे हैं, राइट, बिकॉज दैट इन्फ्लुएंसर कैन जस्ट ऑथेंटिकेट एनी प्रोडक्ट और एनी सर्विस, और उनकी क्रेडिबिलिटी इन्वॉल्व है। सो यहाँ क्रेडिबिलिटी एंडोर्सिंग दैट हाँ प्रोडक्ट, ये हाँ मेन बात आ जाती है क्रेडिबिलिटी की। हम जिसको रिस्पेक्ट करते हैं या जिसको एडमायर करते हैं, जिसको आइडियल मानते हैं, अगर वो कुछ कर रहा है तो हम उस पे अटेंशन जरूर देंगे, यू नो। राइट। तो इसको इनग्रेन करना अपने में, अपनी टीम में इज द मेन थिंग। नोटेड, राइट। वहां पे बहुत ही ग्रूमिंग, वहां पे बहुत ग्रूमिंग की हम सबको जरूरत है। कुछ इनबिल्ट होते हैं, कईयों में ना ये बाय नेचर होती है ये चीजें, करेक्ट, और कईयों को सिखाना पड़ता है। राइट। तो अगर वो कर पाए तो ठीक है। गॉट इट। और मैं अगर आपसे इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम के बारे में बात करूं, थोड़ा और जानना चाहूँ। आई नो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बहुत सारी स्कीम्स हैं, बट इन सारे सपोर्ट्स के बाद भी अभी भी काफ़ी सारे स्टार्टअप शुरू होते हैं, जितने शुरू होते हैं उससे ज़्यादा फेल हो जाते हैं। तो आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से प्रॉब्लम कहाँ पर है? ये प्रॉब्लम फाउंडर्स के माइंडसेट में है, राइट, जिस तरीके से वो एग्जीक्यूशन करते हैं उसमें है, या थोड़ा और सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है फ्रॉम आवर अथॉरिटीज, फ्रॉम मेंटोर्स लाइक यू, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सक्सेसफुल बिजनेस करने की तरफ बढ़े, फेलियर रेट कम हो, आई मीन टू से, उसके लिए क्या किया जा सकता है? तो बाय डेफिनेशन जो ये स्टार्टअप स्पेस है ना, दिस इज मोर ऑफ एन एक्सपेरिमेंटल स्पेस, यू नो। कुछ कैटेगरीज एग्जिस्ट ही नहीं करती थी जो आज कैटेगरीज बन गई हैं। तो अब जैसे जब पेटीएम आया तब ये कैटेगरी एग्जिस्ट नहीं करती थी, यू नो, यूपीआई था ही नहीं। देन ई कॉमर्स आया या क्विक कॉमर्स आया तो ये कैटेगरीज ही नहीं थी। अब क्या है, ये चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं तो ऑब्वियसली इसमें थोड़ा डेथ रेट तो ज़्यादा होगा, क्योंकि सभी उसी कस्टमर के पीछे जा रहे हैं। हाँ, प्रॉब्लम एक ही प्रॉब्लम के पीछे बहुत सारे लग जाएंगे, और अगर सभी कैश बर्निंग है तो किसी को पैसा मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा, तो सम विल डाई डाउन फॉर श्योर। बट अगर मैं दूसरे एंगल से देखता हूं, तो जैसे हमने अभी इससे पहले डिस्कशन की कि आप करना क्यों चाह रहे हो, स्टार्टअप आप करना क्यों चाह रहे हो, ये जवाब मिलना बहुत जरूरी है। वो कर रहे हैं इसलिए मैं कर रहा हूं, मुश्किल है भाई। मैं वैसा हूं ही नहीं, पर मेरे को स्टार्टअप करना है क्योंकि ये एक कूल लगता है, या इससे मैं एक लाइमलाइट में आ जाऊंगा, या मुझे फ्रेंड से अप्रिसिएशन मिलेगी, या अपनी फैमिली से मिलेगी। मैं 2-3 साल बस लगा हुआ हूँ जी, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं स्टार्टअप कर रहा हूँ, पैसा नहीं कमा रहा, कहीं आगे भी नहीं बढ़ रहा, बट स्टिल मैं स्टार्टअप कर रहा हूँ, वो नहीं चलेगा। मोस्टली स्टार्टअप्स ऐसे ही हैं। या फिर मैंने एक मी टू, आप ये कर रहे हो मैंने भी सेम उठा लिया। अब मैं डिफ्रेंसिएशन क्या लेके आ रहा हूँ, क्योंकि इवेंचुअली कस्टमर तो वही है ना, यूजर वही है, वो कितने लोगों को चांस दे सकता है, आप कितनों। तो प्रॉब्लम ना वहीं से आ रही है। जो बाकी सपोर्ट सिस्टम है वो सबके लिए है, जैसे यूनिवर्स है वो सबके लिए है, हवा पानी सबके लिए है, इसी तरह से ये सपोर्ट सबके लिए है। बट कितने लोग वहां तक पहुंचना चाहते हैं और कितने पहुंच पाते हैं। एक बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम जो मैंने फेस की है स्टार्टअप्स के साथ, हमारे को स्टार्टअप्स पिच करते हैं, हमारा ईमेल आईडी जो है वो लिंक्डइन के प्रोफाइल पे लिखा हुआ है, आप अपनी जो पिच है या डेक है वो आप हमें इस पे भेज सकते हैं। कई लोग जब डेक भेजते हैं तो डिटेल्स नहीं होती उसमें, कईयों को हम रिवर्ट करते हैं कि आप ये करके दो, वो कभी जवाब नहीं देते। या फिर कई लोग हमसे सवाल पूछते हैं, हम अगर उनको छोटा सा कुछ कह दे कि ये करके आ जाओ तो उनका जवाब नहीं आता। तो सीरियसनेस ना सब में नहीं है, और जिनमें है वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बना रहे हैं और पहुंच भी रहे हैं। और अगर वो फेल भी हो रहे हैं ना, तो उस फेलियर में भी कुछ ना कुछ सीख के वो नेक्स्ट जर्नी के लिए तैयार हो रहे हैं। तो हमें इस स्पेस की जो फेलियर है ना, उसको फेलियर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना चाहिए, अगर आप उसमें से कुछ लर्न कर रहे हो। बट अगर आपने लर्न भी नहीं किया तो प्रॉब्लम मुझे लगता है कि हम में, सपोर्ट सिस्टम में नहीं है। मतलब हम लोग सुनते हैं, लोग कहते हैं यार सिर्फ आईआईटी के लोगों को मिलता है, आईएम के लोगों को मिलता है, पेडिग्री को मिलता है, ये है वो है। वो कुछ कर रहे हैं, और जो कुछ कर रहे हैं ना, आप किसी भी कॉलेज से आए हो, किसी भी डिग्री से आए हो, फर्क नहीं पड़ता। एट द एंड ऑफ द डे अगर आपका यूजर, आपका कस्टमर आपसे खुश है तो correct. वो आपको सपोर्ट करेगा। एग्जीक्यूशन मैटर करता है, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड, एक्सपीरियंस, वो सेकेंडरी है। वो मैटर करता है बिल्कुल स्टार्टिंग फेज में। अच्छा, दरवाजा खटखटाने से पहले अगर मैंने पीएन को अपना कार्ड दिया, उस पर लिखा है
कि मैं आप ही के कॉलेज का हूँ, राइट, या क्रेडेंशियल्स, आपके एक्स कंपनी का हूँ, आप मेरे को 2 मिनट दे दोगे, आपके अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर आ सकता है। मैं नहीं कहूंगा आएगा, मैं कह रहा हूँ आ सकता है। करेक्ट, तो सिमिलरली वहां से आपको एक थोड़ा सा पुश मिल सकता है, बट आपको इवेंचुअली जिसको जीतना है वो एंड कंज्यूमर है, एंड यूजर है, उसको नहीं फर्क पड़ रहा है इतना आप कहाँ से आ रहे हो, उसको तो डिलाइट चाहिए। जहां हम ये चीज समझ लेते हैं ना कि वो सारी चीजें जो हैं, मेरे क्रेडेंशियल्स, मेरा सब कुछ मुझे एक इनिशियल पुश दे सकता है, बाकी का सारा काम मुझे एग्जीक्यूशन से ही करना है। अंडरस्टूड, राइट। वहां पे हमारे पास करने को बहुत आपने काफी सारे फाउंडर्स के साथ जैसे वर्क किया है, उनका डिफरेंट बैकग्राउंड्स होते हैं, तो बेसिस ऑन योर एक्सपीरियंस, फॉर एग्जांपल कोई आईआईटी से पास आउट है या आईआईएम है, या किसी ने इंडस्ट्री में 5-6 इयर्स काम किया, उसके बाद वो अपना स्टार्टअप उन्होंने या बिजनेस शुरू किया है, कंपेयर टू समवन हु इज फ्रेश ग्रेजुएट और एमबीए फ्रॉम लाइक टियर 1 टियर 2 कॉलेज, उनके माइंडसेट, एग्जीक्यूशन, बिजनेस ऑपरेशन करने के तरीके और आपको पिच करने के तरीके में आपने कोई बेसिक डिफरेंस देखा है, या लगभग सबका एक जैसा ही होता है? तो इसमें ना एक बड़ा ही जो मैंने बहुत ही समझा है इस चीज को, कि ये सब ना लेबल्स हैं। ओके, आईआईटी, आईआईएम, एमबीए 5 साल 15 साल, इवेंचुअली आपने उसमें करा क्या है ना, वो मैटर करता है। मतलब मेरे बायोडाटा पे ये लिखा हो सकता है मैंने 10 साल इस पर्टिकुलर सीट पे बैठ के काम किया, पर क्या मैं सिर्फ सीट पे बैठा ही रहा या काम किया, उसमें से ही वो डिफरेंस पता चल जाता है। तो ऐसा भी होता है कई बार हमारे साथ कि कोई बहुत ही, जिसका कि जो आप प्रोफाइल देखेंगे पेपर बहुत अच्छा प्रोफाइल है, बहुत स्ट्रांग है, बट जब आप उससे मिलते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो आपको लगता है यार ये तो शैलो है, अंदर से खोखला है। और ऐसा ही कोई टियर 2 टियर 3 का कोई फाउंडर आपको मिलता है, उसका जो थॉट प्रोसेस है, या जो उसने डेप्थ में काम किया हुआ है अपने आइडिया पे या प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे, या अब तक जो टीम बनाई है, दैट कंप्लीटली अमेजेस यू। तो ऐसा सच में आज कुछ नहीं है, बिकॉज जो ये हम सबके हाथ में स्मार्टफोन्स आ गए हैं ना, तो नॉलेज तो हर जगह है। करेक्ट, सीखने वाले पे है, जिसको सीखना है ना वो सीख लेगा। जैसे वो द्रोणाचार्य वाली बात है ना, एकलव्य ने दूर से ही सीख लिया था और अर्जुन से भी बेटर निकल आया था। तो वो हमारे आज रियल लाइफ में भी ना वो हम देख रहे हैं। कई ऐसी अच्छी कंपनीज हैं जिनके कि फाउंडर्स जब जिस टाइम वो इनिशियल फेज में थे, थोड़े रॉ थे, बट वो अडेप्टेबल थे, वो पहले से ही चल रहे थे, यार हमने तो सीखना है, तो वो चेंज होते गए। और जो कभी कभार ऐसा होता है, आई मीन ये सब जनरलिस्टिक चीजें हैं, इनको हम कभी भी ना किसी पर्टिकुलर एक स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल नहीं लगा सकते। यू मीन टू से कि आज का जो सिनेरियो है, उसमें आपकी तरह जो एंजल इन्वेस्टर्स हैं, सीरियल एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो क्रेडेंशियल्स और बैकग्राउंड एक हद तक ही देखते हैं, राइट? इट शुड नॉट बी द डिसाइडिंग क्राइटेरिया, फिल्टरिंग क्राइटेरिया, अनटिल अनलेस आप किसी फाउंडर से मिल रहे हैं, उसका पिच सुन रहे हैं, आइडिया, you take decision basis on that, not only basis on the कि कोई IIT है, IIM का है। वो मैं वही कह रहा हूँ ना, आपको वो एक इनिशियल कनेक्ट दे सकता है, कंफर्ट दे सकता है, या आपके पास मान लो 4 एक जैसे स्टार्टअप्स हैं या 2 एक जैसे स्टार्टअप्स हैं, तो वहां आप क्या कर सकते हो, पहले इसको सुन लो फिर इसको सुन लो, अगर आप उतना टाइम देना चाहते हैं। एंड इवेंचुअली हमारी जो स्पेस है ना, स्पेशली स्टार्टअप इन्वेस्टिंग, वैसे तो हर इन्वेस्टिंग इज मोर ऑफ अ पीपल गेम, हमारी वाली में तो है ही पीपल इन्वेस्टिंग, हम टीम पे ही पैसा लगा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कल को प्रॉब्लम भी चेंज हो जाएगी, सॉल्यूशन भी चेंज हो जाएगा, रहना क्या है, टीम ने रहना है। तो अगर हमारे को टीम से वो कंफर्ट, वो कॉन्फिडेंस, वो वाइब्स नहीं आ रहे, तो हमारी इन्वेस्टिंग चलने नहीं वाली। वी कांट जस्ट राइट अ चेक टू XYZ प्रॉब्लम स्टेटमेंट या प्रोडक्ट अनलेस आप उस स्टेज पे नहीं पहुंच गए हो। बट स्टिल मैनेजमेंट तो हमेशा रहेगी ना। अगर आप बड़े स्टेज पे जाके goof up करोगे, आज हमने जो इतने सारे प्रॉब्लम्स देखे हैं स्टार्टअप स्पेस में, इंटीग्रिटी वाली जो प्रॉब्लम्स आई हैं, नंबर फजिंग है और फाइनेंशियल्स को प्लस माइनस करके दिखाना है, तो वो क्यों आई? सर मैनेजमेंट ने कही ना। तो मैनेजमेंट अगर स्ट्रांग नहीं है तो इट ऑल बॉइल्स डाउन टू कि भाई पीपल। अंडरस्टूड, राइट। और इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम में अगर इमर्जिंग ट्रेंड्स की हम बात करें, तो नेक्स्ट 5 to 10 years के लिए कौन से इमर्जिंग ट्रेंड्स आपको दिखते हैं? कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जिसमें नए आइडियाज, इनोवेशंस आने वाले हैं और आप बहुत बुलिश हैं? अगर मैं आपसे पूछूं कि आप किन 3
सेक्टर्स में, फील्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहेंगे अगले 5 से 10 सालों में, वो कौन से होंगे? तो सही मायनों में हम लोग किसी पर्टिकुलर सेक्टर को कभी भी ऐसे नहीं देख पाते, क्योंकि ना प्रॉब्लम्स हर जगह हैं, और आज हम जिस स्पेस में हैं या आज जिस टाइम हम जिसमें रह रहे हैं, प्रॉब्लम्स भी चेंज होती जा रही हैं। तो ये कहना, हाँ अगर आप वैसे पूछें तो जो एक थोड़ा सा सबको पता है कि यार ईवी एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें काफ़ी काम हो रहा है और आगे भी काफ़ी काम होगा, क्योंकि वो एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट है जो कि कंट्री लेवल पे हो रहा है या फिर जियोग्राफिकली ऑल ओवर ग्लोबल लेवल पे हो रहा है। दिस इज लाइक अ नो ब्रेनर। बट उसमें भी हम किस स्पेस के अंदर ईवी में भी कौन सा चलेगा, कौन सा नहीं चलेगा, किस तरफ जाना है, किस तरफ नहीं जाना, दैट्स अ लॉन्ग थिंग। हमारा जो थीसिस है या जो मुझे समझ में आया, इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी, वो ये है कि भाई जो भी अनऑर्गेनाइज्ड है ना, उसको ऑर्गेनाइज्ड करना विल ऑलवेज रिमेन देयर, है ना। और उसमें भी आप कितना बेटर तरीके का कर सकते हो और आप कितना डीप डाइव कर सकते हो, क्योंकि आप जैसे चीजें इवॉल्व हो रही हैं तो वैसे ही प्रॉब्लम्स इवॉल्व हो रही हैं और उस हिसाब से सॉल्यूशंस इवॉल्व होंगे। तो एक पर्टिकुलर सेक्टर पे हम नहीं कर पाएंगे, बड़ा ही मुश्किल है या मेरी नॉलेज में नहीं है। राइट, कंटीन्यूअसली इवॉल्विंग, इट्स इवॉल्विंग। तो हमें एज एन इन्वेस्टर हमें भी सीखना पड़ता है, अनलर्न करना पड़ता है, रीलर्न करना पड़ता है। रूल नहीं, कोई मेरे लिए मतलब मेरे हिसाब से नहीं है। हो सकता है मेरे से बेटर, मेरे से बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उनका होगा, मैं कह नहीं सकता, बट मुझे यही समझ में आया है कि नहीं है। वैलिड पॉइंट। और आजकल एआई रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजीज हैं, कंपनीज इन्वॉल्व हैं, काफी हॉट ट्रेंड है। इन रिसेंट पास्ट आपके पास कोई ऐसी कंपनीज आई हैं, आपको किसी ने पिच किया है, उसके बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें, आपको काफी इंटरेस्टिंग अगर कोई चीज आपके सामने आई है पिछले कुछ सालों में एआई रिलेटेड? तो एआई जो है एक ही बड़ा ही ना ऐसा टूल है जो कि जितना अच्छा है उतना ही खतरनाक भी है, इट फैसिनेट्स यू अ लॉट एंड इट्स समटाइम्स थ्रेटन्स यू अ लॉट। कि ये इतना चेंजिंग है कि आज आप जो सॉल्यूशन बना रहे हो या आज एक स्टार्टअप जो सॉल्यूशन बना रहा है, कल को एआई उसको पूरा खत्म भी कर सकता है, अब वो स्टार्टअप के ऊपर है कि उसको कैसे सेफगार्ड करे। जैसे अभी रिसेंटली एक स्टार्टअप को हम लोग इवैल्यूएट कर रहे थे, अभी भी उसको कर रहे हैं। तो वो लोग क्या कर रहे हैं कि जैसे अभी ओला उबर में आप अभी ओला उबर के कंपैरिजन में एक इन ड्राइवर करके एक ऐप आई है जिसमें कि आप नेगोशिएट कर सकते हैं, अपना रेट दे सकते हैं एंड ऑल, यू कैन इंटरैक्ट। इसी तरह से होटल बुकिंग स्पेस में एक ऐप आई है जो कि यही काम कर रही है कि यू कैन टेल योर प्राइस, यू कैन बिड फॉर अ पर्टिकुलर रूम, और वो आपको उस हिसाब से एक क्यूरेटेड सेट ऑफ रिजल्ट्स देता है। तो दिस इज अ न्यू लैंडस्केप फॉर द होल इंडस्ट्री, जिसमें कि अभी तक तो हम ये करते थे, अपने एजेंट को कहते थे या जितने भी ये जो एजेंट्स हैं या जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, एक होटल देख लो, इतने में मुझे होटल चाहिए, इतने में मुझे ये चाहिए। अब आप उसमें यू कैन गो डीप डाइव कि भाई मैं डायरेक्ट, मतलब मैं एक प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं 10 होटल से या 10 प्रॉपर्टीज को अपना बजट भी दे रहा हूं और उनसे नेगोशिएट भी कर रहा हूं। सो दैट वॉर इज गोइंग ऑन। दिस इज फॉर मी, इसको एग्जीक्यूट करना एक चैलेंज है, एंड आई थिंक वहीं पे ही एआई, एमएल और ये जितनी भी ये टेक्नोलॉजीज हैं, दे कम एंड प्ले देयर पार्ट। गॉट इट। तो ये एक बून भी है, द अदर साइड इज कि सब स्टार्टअप्स को इसको लेके काफी संभलना पड़ेगा कि बॉस हम जो बना रहे हैं, क्या वो एआई थ्रेटनिंग है या एआई एनेबल्ड है या वो एआई को सपोर्ट कर रहा है, कैसे है। दैट्स गॉट इट। एंड नाउ कमिंग टू द मेंटरशिप पार्ट, आई नो आप बहुत सारे एक्सेलरेटर्स, इंक्यूबेटर्स के साथ एसोसिएटेड हैं, यू आर एन एंजल इन्वेस्टर योरसेल्फ, तो आप काफ़ी लोगों को मेंटोर करते हैं। आई लाइक टू नो योर अप्रोच विथ रिस्पेक्ट टू मेंटरशिप। आप कौन कौन सी चीज़ें लोगों को सिखाते हैं, राइट, डे टू डे, बिकॉज एक टीम में 5 डिफरेंट पर्सनैलिटीज हो सकती हैं, एंड एज अ मेंटोर शायद आपका ये पर्सपेक्टिव होगा टू गेट बेस्ट आउट ऑफ एवरीवन, ताकि कलेक्टिवली वो टीम अच्छे से फंक्शन करे एंड eventually you will get best out of whatever investment you have done, right? So what is your approach with respect to mentoring the startups? तो पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, थोड़ा सा ये मेंटरिंग वर्ड ना बहुत ज्यादा यूज होने लग गया है।
और ये ना मिसयूज्ड भी ज़्यादा हो रहा है. ओके. सो लिंक्डइन पे नए फाउंडर्स अप्रोच करेंगे, सर हमें आप मेंटर बन जाइए. ना वो मुझे जानते हैं ना मैं उन्हें जानता हूँ, एंड यू आर आस्किंग मी टू बिकम योर मेंटोर. आई थिंक ये जो एक रिलेशनशिप है ना मेंटर और मेंटी का, इट्स वेरी पर्सनल एंड कस्टमाइज्ड. तो ये ऐसा नहीं चलना चाहिए, ये ऐसा नहीं होना चाहिए. आइदर देयर हैज टू बी सम कॉमन ग्राउंड्स कि जिसकी वजह से आप सामने वाले को मेंटर बना रहे हैं, या मैं उसको मेंटी बना रहा हूँ. ठीक है, वो एक मेरी पोर्टफोलियो कंपनी है, उसका इन्वेस्टर होना एक अलग बात है, बट मेंटोर होना एक डिफरेंट सेट. तो मैं वैल्यू ऐड क्या कर रहा हूँ? जस्ट बिकॉज आप आउट ऑफ रिस्पेक्ट मुझे एक मेंटोर बना रहे हैं, ये काम नहीं करने वाला. मेरी वैल्यू एडिशन भी होनी चाहिए. तो पहले तो आपको मेंटोर चूज करना चाहिए कि क्या जो हमें वैल्यू एडिशन चाहिए वो इंडिविजुअल से मिल रही है. सो दैट्स हाउ यू चूज अ मेंटोर. एंड सेकंड इज, जब हम मेंटी की बात करते हैं तो क्या वो सुन के उसको इम्प्लीमेंट करने वाला है. एंड मोस्टली हम जिन स्टार्टअप्स के साथ काम करते हैं तो उसमें ये होता है कि बॉस ऑपरेशनली तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है. उसके अलावा जो बाकी चीजें हैं उसमें पहला हमारा रोल ये है कि आप क्या क्या गलतियां ना करें. राइट. जो आपने करना है वो तो आपको पता है. क्या क्या नहीं करना, हाँ, वो आई थिंक अगर हम बता देते हैं तो आपकी जर्नी जो है वो थोड़ी स्मूथ हो जाएगी. ऑब्वियसली सबके एक्सपीरियंसेस अलग अलग होंगे, अप्रोच अलग अलग होगी, बट एक कॉमन ग्राउंड तो यही है. तो पहला तो यही आ गया कि हमारी अप्रोच ये है कि हम वैल्यू ऐड कर रहे हैं, वी आर देयर फॉर यू, बट यू हैव टू लिव योर ओन पाथ. आपको अपनी जर्नी खुद बनानी है, हम नहीं बना रहे. हम आपको बचा सकते हैं बट आपके लिए आके काम नहीं कर सकते. सो दैट्स, तो मेंटरिंग में एक तो हम लोग पर्सनली ये ध्यान रखते हैं कि सामने वाले की भी एक लिमिटेशन है, क्योंकि वो बैटलफील्ड में वो काम कर रहा है. सो वी आर जस्ट सपोर्टिंग देम. करेक्ट. एंड हम लोग उनको ओवर सपोर्ट मतलब ओवर बर्डन नहीं कर सकते. जहां हमें लगता है कि अब इंटरवेंशन की जरूरत है तो हम बिना कहे इंटरवीन करते हैं. अदरवाइज जब तक हमसे पूछा नहीं जाता, वी आर हैप्पी. तो ये एक ऐसा बॉन्डिंग है जिसमें कि इट्स अ टू वे थिंग. सामने वाले को आपको का वैल्यू ऐड समझना चाहिए और आप उस पर यू कांट ओवर बर्डन इट एट एनी पॉइंट इन टाइम, अदरवाइज ये रिलेशनशिप नहीं चलेगा. करेक्ट. और मेरा मानना ये है कि सबसे अच्छा मेंटोर जो है कस्टमर है. अगर आप उसको सुन रहे हैं ना, तो बाकी मेंटोर्स क्या कह रहे हैं या उनसे हमें कैसे वैल्यू लेनी है वो और इजी हो जाता है. अदरवाइज आप वो जनरल क्वेश्चन पूछोगे तो जनरल आंसर मिलेगा. स्पेसिफिक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को अगर हम डिस्कस कर रहे हैं, स्पेसिफिक यूज केस को डिस्कस कर रहे हैं, देन वी मे एंड अप गेटिंग अ गुड रिजल्ट. तो किसी से रिजल्ट निकालने, तो मेंटोर से भी आपको रिजल्ट निकलवाने हैं. मेंटोर इज ऑल्सो ह्यूमन बीइंग. उसके पास भी और कंपनीज हैं, उसका भी उतना ही बैंडविड्थ है, उतना ही टाइम शेयर है. तो आपको एक वो रिलेशनशिप को कैसे बेटर मेंटेन करना है, इट्स ऑन टू बोथ द पार्टीज. एक अकेले के ऊपर नहीं. और वरुण, अगर आज के डिस्कशन को हम समराइज करें और मैं आपसे ये पूछूं कि अगर आपको, जो भी हमारे व्यूअर्स है उसमें काफ़ी सारे जो एज ग्रुप है दैट इज़ बिटवीन 22 टू 45, इसमें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अपना बिजनेस शुरू कर चुके होंगे, करना चाहते होंगे. दे आर लुकिंग फॉर एनी इन्वेस्टर और दे आर लुकिंग टू वर्क विथ एनी एक्सेलरेटर और इंक्यूबेटर. उन सारे लोगों के लिए आपकी तरफ से कोई एडवाइस, any word of wisdom so that they can succeed, they can choose the right track, right path? कोई आपकी तरफ से कोई एडवाइस होगी हमारे व्यूअर्स के लिए? सो ये मैं ऑडियंस को ही कह देता हूँ ना. तो आई थिंक एडवाइस के लिए ना बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, बुक्स हैं, बहुत कुछ हैं. एडवाइस देने की शायद मेरी हैसियत नहीं है, मैं खुद लर्न कर रहा हूँ डेली. बट मेरा खुद का जो एक मंत्रा है वो ये है कि वी आर पीपल एंड वी आर वर्किंग विद पीपल. तो जब तक हम लोगों को लोगों की तरह चलाएंगे ना, हमें रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे. आई विल गिव यू अ वेरी स्मॉल यूज केसेस और एग्जांपल्स इन दैट फ्रंट, कि जब हम अपने कस्टमर के बारे में सोचते हैं तो हमें यही सोचना चाहिए कि वो भी एक इंसान है. ये एक ट्रांजैक्शन नहीं है, दिस इज अ इमोशनल कनेक्ट, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी. तो जब हम उस लेवल पे जाके सोचते हैं ना, तो हम इसको डिलाइटफुल अपने आप बना लेंगे. जब हम इन्वेस्टर को अप्रोच करते हैं, हम कई बार भूल जाते हैं कि सामने इन्वेस्टर जो है वो भी एक इंसान है. उसको भी इमरजेंसीज हो सकती हैं, उसको भी उसका भी बैंडविड्थ है, टाइम लिमिट है. कई बार हमारे पास मेल्स आती हैं और हमें प्रेशराइज किया जाता है, सर आपको कल मैंने मेल भेजी थी, आपने अभी तक एक्नॉलेज नहीं की, आपने अभी तक जवाब नहीं दिया.
कई बार मन में ये आता है बॉस मैंने नहीं कहा था, तो वहां लगता है कि हम में ना एम्पैथी नहीं है, क्योंकि हम भूल जाते हैं कि सामने वाला भी एक इंसान है। कई बार हम ये सुनते हैं, लोग कहते हैं सर उसको आपने जवाब दिया, हमें जवाब नहीं दिया, या हमें जानबूझ के रिजेक्ट कर दिया गया। तो अगेन सामने वाला फिर से एक इंसान है, आपको उसके शूज में आके समझना पड़ेगा कि आपको रिजेक्ट किया है तो उसके पीछे उसका एक पूरा थीसिस होगा। कई बार कुछ लोग बताते हैं, कुछ लोग नहीं बताते। जो नहीं बताते इट डजंट मीन उन्होंने आपको आउटराइट रिजेक्ट कर दिया, उसके पीछे देयर इज अ थीसिस। एंड थर्ड इज कि हम लोग ना सेल्स को लेके थोड़ा सा डरते हैं। एंड सेल्स एक ऐसी चीज है जो कि आपको बहुत कुछ सिखाता है, एंड सेल्स स्टार्ट्स फ्रॉम योर वेरी होम इटसेल्फ। आप अपनी टीम कैसे बनाते हैं, उनको आइडिया कैसे पिच करते हैं, स्टोरी टेलिंग कैसे करते हैं, फर्स्ट सेट ऑफ कस्टमर्स कैसे लेके आते हैं, फर्स्ट सेट ऑफ वेंडर्स कैसे लेके आते हैं। तो सेल्स में ना सब कुछ आ जाता है। अगर आप सेल्स और कस्टमर फोकस इन दो चीजों को लेके चलोगे ना, और उसमें हमेशा ही याद रखो क्योंकि सामने वाला इंसान है, मुझे लगता है मोस्टली प्रॉब्लम के सॉल्यूशन ना वहीं के वहीं मिल जाते हैं, अगर आप लर्न करना चाहते हैं। और अडेप्टेबिलिटी जैसे हमने काफ़ी बार बात करी कि कीप ऑन लर्निंग, मतलब देयर इज़ अ स्पिरिचुअल सेइंग। मैं कल ही एक स्पिरिचुअल बुक पढ़ रहा था, तो उसमें यही लिखा था, उसकी लाइन थी कि आई नो वन थिंग दैट आई नो नथिंग, विच मीन्स कि मुझे पता ही नहीं मुझे क्या पता है, मतलब मुझे कुछ नहीं पता। सो कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन experimenting, keep on reaching out to people, but be empathetic, and then you have all the opportunities. God is with you. Universe is trying to help you. God, he can't come on to the earth in a lively form, let's say, but he can surely send people like mentors, your friends, your family members, your relatives, who are there to help you, guide you, and maybe fund you as well. पर आपको उनको रीच आउट करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा, और उनसे वैल्यू एड, सो उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड करते रहिए, एंड यू विल गेट द वैल्यू। दैट्स माय मंत्रा। Great. Thank you so much, Varun. थैंक यू सो मच। It was really a practical advice जो लोग सच में अपने डे टू डे लाइफ में इनकलकेट कर सकते हैं. And again, from the behalf of entire Talking Through podcast team, I sincerely thank you for your time and the advice you have given to our audience. And let's meet again soon Sure. for another round of discussion. Thank you so much for your time. I hope the audience can derive something out of it, and all the best to you. You are doing an awesome job. I mean, arranging all these things and setting up the meeting, and then the agenda, and then absolutely driving more value from us is not a cakewalk. So Pleasure. thank you so much. Thanks again. Pleasure once again. Thank you. Thank you.